नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद छात्रों का रुख नरम पड़ा है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद भी छात्राओं को देर रात तक प्रदर्शन बंद किया। वहीं प्रबंधन ने कहा कि 2 दिन कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी। मामले को लेकर छात्र कल्याण निदेशक अरविंद कंग ने कहा कि पुलिस ने छात्रा से बातचीत की है और वे अब संतुष्ट हैं। प्रथम वर्ष के छात्रों ने मीडिया के सामने नहीं आने का फैसला लिया है, क्योंकि वे फ्रेशर है। अभी 12वीं पूरी की है और पंजाब के डीआईजी ने गुस्साए छात्रों से बात करने के बाद कहा कि हर हाल में कानून का पालन किया जाएगा। इससे पहले डीसी अमित तलवार व एसएसपी निरीक्षक सोनी ने के अलावा यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की। उनके सामने कुछ प्रस्ताव भी रखे, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। रात 10:30 बजे पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अब संघर्ष करना है तो वे जारी रख सकते हैं, लेकिन अब माइक का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद विद्यार्थियों ने उसे छात्रावास के बाहर जाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को राज्य की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए एक नजीर बनती हुई दिखाई दी है। मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा, अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास से पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 56 जिलों के लिए मॉडर्न प्रिवेंशन वैन यानी कैदी वाहन को हरी झंडी दिखाने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए एक नजीर बनती हुई दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा करते हैं और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वो राज्य सबसे संवेदनशील माना जाता था। 2017 से पहले जिस राज्य में दंगे फसाद, अराजकता, गुंडागर्दी चरम सीमा पर मानी जाती थी, वहां कानून का राज स्थापित है। बिना नाम लिए ही विपक्षी दलों के पूर्ववर्ती सरकार पर निशान साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पहले पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ते थे, लेकिन आज कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, उसे मालूम है कि कानून की क्या कीमत होती है और उसे कानून का भय भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विगत 5 वर्ष के अंदर देश में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ किया था, मॉडर्न प्रिजन वैन उस श्रृंखला का एक हिस्सा है। छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही पीसीसी ने कांग्रेस के भावी अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और एआईसीसी के प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार भी सौंप दिया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर फिर से राहुल जी आरूढ़ हो सके, इसके लिए मैंने प्रस्ताव किया। मोहन मारकम ने एआईसीसी डेलीगेट का प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने कहा, अध्यक्ष मोहन मारकम को यह जिम्मेदारी दी गई है, जिससे इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन मिश्र तक पहुंचाए। छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जहां से ऐसा प्रस्ताव जा रहा है। संभव है कि 1 या 2 दिनों में दूसरे प्रदेश इकाइयों से भी ऐसा प्रस्ताव आए। अगर ऐसा आता है तो राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को आम आदमी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान पर की गई कार्रवाई को लेकर भाजपा पर हमला जमकर बोला है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश आजाद हुआ है मगर इन लोगों ने संविधान को चिथड़े उड़ा दिए। नवंबर माह में भारत का संविधान बना था और इसी नवंबर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी है। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि फ्री की सुविधाएं जनता को नहीं मिलनी चाहिए। आज 2 किस्म की राजनीति हो रही है, एक वह जो अपना घर भरती है और दूसरी है वही जो जनता के लिए काम करती है। विदेश में होने के कारण पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस सम्मेलन में शामिल हो नहीं सके। हालांकि पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमर अरोड़ा सम्मेलन में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की सेहत की हिफाजत में योगदान दें। हर बच्चे को पोलियो का टीका देना जरूरी है।
इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूटने न पाए। वह रविवार को पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ समारोह में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान में हर व्यक्ति को सहयोग करना होगा। सभी को संयुक्त प्रयास से पोलियो को दूर किया जा सकता है। सभी लोगों ने एकजुट होकर इसे भगाने में कामयाबी पाई है। इसे निरंतर बनाए रखना होगा। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने बताया कि यूपी के 50 जिले चुने गए हैं। केरल के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति पर राज्यपाल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा सरकार के बीच असंतोष जारी है। राज्यपाल कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा, खान ने रात करीब 8 बजे भागवत के साथ एक संक्षिप्त बैठक की। यह बैठक एक आरएसएस नेता के घर पर हुई। विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच बढ़ते मतभेदों को दूर करने के लिए केंद्र एवं भाजपा से हस्तक्षेप करने की मांग की है। राज्यपाल ने शनिवार सुबह मीडिया से मुलाकात की और माकपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 2019 में कांग्रेस के दौरान कन्नूर विश्वविद्यालय में उन पर हमले की कथित कोशिश के संबंध में पुलिस को मामला दर्ज करने से रोका था। इसके बाद माकपा की राष्ट्रीय इकाई के सचिव एमवी गोविंदन ने इन आरोपों का खंडन करने के लिए तिरुवनंतपुरम के एकेजी सेंटर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह प्रदर्शन अचानक हुआ था और इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वामपंथी नेता ने आरोप लगाया कि खान का आचरण राज्यपाल के पद के अनुकूल नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शुक्रवार को राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में कथित भाई भतीजावाद पर टिप्पणी के लिए खान को आड़े हाथ लिया था और उनके बयान को बेतुका बताया। जेडीयू के पूर्व नेता पवन वर्मा ने मुलाकात की। जमीन बनाई प्रशांत किशोर ने मिलने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सिफारिश की और राजनीतिक चतुर खिलाड़ी नीतीश ने समय देने में जरा भी देर नहीं लगाई। जेडीयू के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने भी पीके को अब व्यवसायी बता डाला है। खबर है कि अब पीके खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वह आगे कैसे नीतीश के खिलाफ आक्रामक हो। उन्हें पीके से मिलने की योजना भी कम समझ में आ रही है। वहीं इस बारे में जेडीयू के एक बड़े नेता का कहना है कि पीके का काम हो गया। राजस्थान में कुछ महीने में अगले विधानसभा चुनाव का बुखार शुरू होने लगेगा, जब पूर्व मुख्यमंत्री की और भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे अपने अंदाज में पत्ते फेंक रही है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने के लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं। भारत में शहरों के नाम बदलने की परंपरा पुरानी है। मुगल काल में कई शहरों के नाम बदले गए हैं और उसके बाद अंग्रेजों ने फिर कई सरकारों ने जगहों के नाम बदल डाले हैं। महाराष्ट्र की सिंध सरकार एक बार फिर से नाम बदलने को लेकर खबरों में है। राज्य के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र पर्यटन विभाग औरंगाबाद शहर के पास स्थित दौलताबाद किले का नाम बदलकर उसके पुराने नाम देवगिरी करने का प्रस्ताव पेश करेगा। दौलताबाद किले के परिसर में स्थित भारत माता मंदिर में शनिवार को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में लोढ़ा ने तिरंगा फहराया। लोढ़ा ने संवाददाताओं से कहा कि किले को दौलताबाद उर्फ देवगिरी के नाम से जाना जाता है। इससे अभी भी दौलताबाद किले के नाम से ही जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक द्वारा किले का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। यह किला 1187 में यादव वंश द्वारा बनवाया गया था और इसे देवगिरी के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस प्रोजेक्ट चीते की अपनी योजना बताकर पीएम मोदी पर श्रेय लगाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का दावा है कि यूपीए सरकार ने जयराम रमेश के पर्यावरणीय मंत्री रहते उसने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। दरअसल यूपीए सरकार नामीबिया से आए चीतों और गुजरात के गिरवन के एशियाई शेरों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में एक ही जगह पर साथ रखना चाहती थी। यूपीए सरकार ने अपनी योजना बनाने से पहले इस मामले में संबंधित निकाय से परामर्श भी नहीं किया था। इन तमाम तर्कों के बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज के.एस. राधाकृष्णन व जस्टिस जी.के. प्रसाद की वन पीठ ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। तमाशा कर राष्ट्रीय मुद्दों से भटकाने की कोशिश कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया। जो तमाशा पीएम आज कर रहे हैं यह राष्ट्रीय मुद्दों को दबाने और भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने की ओर एक कोशिश है। नामीबिया से आए 8 चीते अगले 30 दिनों को राष्ट्रीय उद्यान में क्वारंटाइन रहेंगे। इसकी निगरानी कर रहे विशेषज्ञ दल के अनुसार इस दौरान चीते आसपास के माहौल के साथ वन्य जीवों से भी परिचित हो सकेंगे।
सोनाली फोगाट मौत मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसियों ने हर उस जगह की जांच कर रही है जो सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को सीबीआई की टीम गोवा के उस रिसोर्ट में पहुंची, वहां अपनी मौत से पहले जहां वह रुकी थी। शुक्रवार को एक टीम जहां सोनाली फोगाट के पैतृक गांव बुथन कला पहुंची तो दूसरी टीम गोवा के अंजुना थाने पहुंची। दूसरी टीम ने अंजुना थाने के केस से संबंधित कई दस्तावेज लिए हैं। गोवा पुलिस इस मामले में इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई करने का प्रयास कर रही थी। परिजनों के पोस्टमार्टम कराने से इनकार करने पर गोवा पुलिस को हत्या का केस दर्ज करना पड़ा। गौरतलब है कि हरियाणा के हिसार से भाजपा नेता फोगाट की पिछले महीने गोवा में मौत हुई थी। इसी आशंका है कि उनकी हत्या की गई थी। नेशनल डेस्क जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते कई गांवों में तलाशी अभियान चलाया है। पुलिस उपाधीक्षक अभियान गुरुराम भारद्वाज ने रविवार को बताया कि तलाशी अभियान शनिवार शाम करीब 7:30 बजे शुरू हुआ और रविवार सुबह करीब 9 बजे तक चला, लेकिन इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि अवैध उड़ने वाली वस्तु की सूचना मिली थी और समझा जाता है कि यह पाकिस्तानी ड्रोन था जो शनिवार शाम करीब 7:25 पर सांबा से 10 किलोमीटर के दक्षिण में रिगल चौकी के नजदीक सारथी कला डेरा और मदुन गांव के ऊपर लगभग 5 मिनट तक उड़ता रहा। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि सीआरपीएफ के साथ तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया गया ताकि पता लगाया जा सके कि ड्रोन से कोई हथियार, गोला बारूद या मादक पदार्थ नहीं गिराया गया है। बताया गया स्थल पर पूरे 5 किलोमीटर के दायरे में तलाशी ली गई। उन्होंने स्वयं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के पास चकचाल और बदराली गांव सहित विभिन्न गांवों में चले तलाशी अभियान का नेतृत्व किया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन और रूस ने एक ऐसे ढांचा तैयार करने पर विचार किया जिससे अमेरिका के वैश्विक प्रभाव का मुकाबला किया जा सके। शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में इस मंशा को बहुविपक्षीय विश्व व्यवस्था का नाम दिया गया है। उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हुए 2 दिनों के शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में एससीओ के सदस्य और सहयोगी देशों का राजनीति, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में अधिक निकट सहयोग करने का आह्वान किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि 8 सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के दुनिया भर में स्वीकृत सिद्धांतों पर आधारित अधिक प्रातिनिधिक, लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के निर्माण के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराते हैं। समरकंद में इकट्ठा हुए नेताओं की नजर सबसे ज्यादा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई वार्ता रही। इसमें दोनों देशों ने खुद को उथल पुथल भरी दुनिया में स्थिरता लाने वाली बड़ी ताकत बताया है। उधर शिखर सम्मेलन में संबोधित करते हुए शी ने कलर रिवॉल्यूशन के जरिए देश में आंतरिक दखल देने वाली विदेशी ताकतों को रोकने के लिए आपसी सहयोग की जरूरत बताई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की ओर से रविवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एनआईए की टीम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई ठिकानों पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों में 23 से ज्यादा टीमें तलाशी अभियान चला रही है। यह छापेमारी आंध्र प्रदेश के कुन्नूर, नेल्लोर, कड़पा, गुंटूर और तेलंगाना के निजामाबाद में संदिग्धों के आवास पर व्यावसायिक परिसर पर की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के तहत 2 दर्जन से भी ज्यादा पीएफआई नेताओं के ठिकानों की तलाश ली जा रही है। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक निजामाबाद की एपीएचबी कॉलोनी में एनआईए की टीम ने शाहिद नाम के व्यक्ति के आवास पर छापेमारी की है। एनआईए की हैदराबाद शाखा ने 26 अगस्त को पीएफआई से जुड़े एक मामले में एफआईआर दर्ज की थी। निजामाबाद के औटनगर निवासी 52 वर्षीय अब्दुल खादर समेत 26 लोग एनआईए की ओर से दर्ज की गई रिपोर्ट में आए थे। दावा किया गया था कि इसके तहत पीएफआई द्वारा आतंकवादी गतिविधियों से अंजाम देने के लिए सदस्यों की भी भर्ती की गई व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सर्वे किए जाने को लेकर आयोजित सम्मेलन में प्रदेश के तकरीबन 250 मदरसा संचालकों ने भाग लिया। इस दौरान दारुल उलूम
देवबंद के मौलाना अरशद मदनी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि देश के आज़ादी में मदरसों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता है। मदरसे देश के संविधान के अंतर्गत चलते हैं और मदरसों के अंदर कोई भी ढकी दबी चीज नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वे से बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सर्वे में सहयोग करते हुए संपूर्ण और सही जानकारी दें। मदरसा सम्मेलन में के बाद महमूद हॉल में मीडिया से बात करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने स्पष्ट किया कि उन्हें योगी सरकार के मदरसों के सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है। बताते हैं कि एक तरफ जहां मदरसा संचालक सर्वे में टीमों का भरपूर सहयोग कर रहे हैं, वहीं वह दारुल उलूम के फैसले का भी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। सम्मेलन का आयोजन प्रसिद्ध मस्जिद रशीद आकिफ भीतर हुआ। शनिवार शाम से ही प्रदेश के प्रमुख उलमा देवबंद पहुंचना शुरू हो गए थे। नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में उत्तर भारत और सांसद की मानसिकता पर सवाल उठाया है। शरद पवार ने शनिवार को कहा कि उत्तर भारत और संसद की मानसिकता अभी भी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के अनुकूल नहीं है। लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था करने वाली महिला आरक्षण विधेयक पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि वह संसद में इस मुद्दे पर तब से बोल रहे हैं जब से वह लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि संसद की मानसिकता विशेष रूप से उत्तर भारत की इस मुद्दे पर अनुकूल नहीं रही। मुझे याद है कि जब मैं कांग्रेस में लोकसभा सांसद था तब मैं संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर बात करता था। एक बार अपना भाषण पूरा करने के बाद मैं पीछे मुड़ा और देखा कि मेरी पार्टी के अधिकांश सांसद उत्तर चले गए थे। इसका मतलब है कि मेरी पार्टी के लोगों के लिए भी यह पचने का योग्य नहीं है। गुजरात में विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ महीनों का समय बाकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी अभियान में खूब जोर लगा रही है। बीते कई आम आदमी पार्टी यहां कई बड़ी रैलियां और चुनावी सभाएं करके वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को गुजरात का सब प्रभारी नियुक्त किया। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा ने हमेशा खुद को साबित किया है, चाहे वो कोई भी फ्रंट रहा हो। राघव चड्ढा दिल्ली और पंजाब में अहम पद पर काम कर चुके हैं। चड्ढा पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सब प्रभारी भी रहे हैं। वो कुशल राजनीतिज्ञ और प्रशासक माने जाते हैं। युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय चेहरे को इसलिए गुजरात में भेजा जा रहा है क्योंकि वहां से कार्यकर्ताओं और नेताओं से इस बारे में काफी सकारात्मक फीडबैक मिल रहा है। शिवसेना के सिंधे गुट को बीकेएसपी के MMRDA ग्राउंड पर दशहरा रैली करने की इजाजत मिल गई है। बताया जा रहा है कि उद्धव गुट ने शिंदे गुट से पहले रैली की इजाजत मांगी थी, लेकिन MMRDA ने शिंदे गुट को इजाजत सियासत और भी गरमा दिया है। मुंबई के बांदाकुला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड में उद्धव ठाकरे ने गुट की बजाय सीएम एकनाथ शिंदे गुट को इजाजत दिए जाने से यहां साफ तौर से एकनाथ शिंदे गुट को प्रभाव दिखाई दे रहा है। कल ही उद्धव ठाकरे ने अपने गुट के शिवसेना विभाग प्रमुखों को एक अहम बैठक की थी। इस बैठक में अपने पदाधिकारियों को यह आदेश दिया कि दशहरा रैली शिवाजी पार्क में होकर रहेगी। इसके एक दिन बाद ही प्रशासन ने बीकेएसपी MMRDA ग्राउंड में शिंदे गुट को पक्ष में रैली की इजाजत देकर माहौल गरमा दिया है। भाजपा ने 2024 के चुनावी रण के लिए अपनी ताकत दक्षिण के 5 राज्यों में झोंकने की तैयारी कर ली है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र और तमिलनाडु में लोकसभा की 129 सीटें हैं। भाजपा यहां संघ पृष्ठभूमि वाले शहरों, परंपरागत वंशवादी पार्टियों के संतुष्ट नेताओं को साथ लेने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गैर राजनीतिक प्रतिभाओं की लोकप्रियता का सहारा लेने की राजनीति पर चल रही है। इसके तहत आने वाले 18 महीने को 6 मास के 3 चरणों में बांटकर इस अभियान को गति दी जाएगी। भाजपा का मानना है कि उत्तर में ग्रोथ सैचुरेशन के बाद अब दक्षिण में जमीन बनानी होगी। इस रणनीति के तहत भाजपा ने केरल से बीटी उषा, आंध्र से विजेंद्र प्रसाद, कर्नाटक से वीरेंद्र हेगड़े और तमिलनाडु से इलैयाराजा को राज्यसभा में भेजा है। भाजपा 2018 में विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में 1 सीट जीती और उनके वोट शेयर 7% था, जबकि 2019 के आम चुनाव में पार्टी ने 4 लोकसभा सीटें जीती और वोट 19% हो गया। 2016 में हैदराबाद महानगर पालिका चुनाव में भाजपा की 4 सीटें थी, जो 2020 में
42 हो गई और 35% वोट के साथ भाजपा और टीआरएस बराबरी पर आ गई है। भाजपा ने 2017 की ओडिशा कार्यकारिणी में तय मिशन कोरोमंडल ईस्ट इंडिया से पश्चिम बंगाल और ओडिशा को अलग कर दिया है। बाकी तटवर्ती क्षेत्रों में विस्तार की क्लस्टर योजना बनाई है। ईस्ट इंडिया प्लान में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य था, पर 2019 में 105 सीटें ही भाजपा को मिली। इसलिए भाजपा ने साउथ के लिए नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। असम के विश्वनाथ जिले के सुदूर बागमारी इलाके से 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर भारतीय वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योतिमंत ने बताया कि ये सभी आरोपी यहाँ पर्यटक वीजा पर आए थे, लेकिन धार्मिक प्रचार में करने लगे जिसकी अनुमति नहीं है। डीजीपी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि इस्लामिक समुदाय के नेता असम में मदरसों की निगरानी करेंगे। वे मान चुके हैं कि बहुत से मदरसे ठीक से नहीं चल रहे हैं। मदरसों के संबंध में सभी विवरण जल्द ही एक सरकारी पोर्टल पर अपलोड किए जाने हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रविवार को यहां कर्नाटक के अपने समकक्ष बसवराज बोम्मई से मुलाकात हुई और सीमा क्षेत्र के विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान बोम्मई ने विजयन से कहा कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ चलने वाले राजमार्गों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नहीं खोला जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं ने 2 लंबित रेलवे परियोजनाओं को और कुछ अन्य राजमार्ग परियोजनाओं पर भी चर्चा की। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।